गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, रेलवे में इस साल ज़बरदस्त बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। कुछ वैकेंसियों के कैलेंडर भी जारी कर दिए। लोको पायलट, एएलपी के और टेक्नीशियन के फॉर्म फिल हो गए हैं। आरपीएफ के आज ही नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, तो उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए। कुछ दिन बाद में एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई की भी आने वाली वैकेंसी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पर पिछले साल प्रीवियस ईयर जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुई है, उनमें किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं और आने वाले टाइम में किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने जीके जीएस के बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हैं आपके लिए, और वो भी बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप करके मत देखना। मैं इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूँ, और आपसे थोड़ा सा अनुरोध है कि आप मेरे भाई बहनों की तरह हो। तो कोई भी बात हो अपने एक छोटे से परिवार में ही करेंगे। कुछ भी बात हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी बात हो उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं आपका उस चीज़ का रिप्लाई दे दूँगा। तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मेरी यूट्यूब पे पहली क्लास है, और मैं पहली बार ये क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसमें कहीं भी कुछ भी आपको लगे कि कहीं न कहीं कमी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसमें अपनी सुधार करूँगा और आपके लिए एक बेहतर आने वाले टाइम में प्रत्येक क्लास, प्रत्येक सब्जेक्ट की। पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ मैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको रेलवे की सारी क्लासेस टाइम से टाइम मिलती रहेगी। तो आप पूरी क्लास को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में बेल आइकन बटन को दबाना है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, और मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप इसी तरह दम लगा के मेहनत करते रहिए। एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर्स का अंग नहीं है। सेवन सिस्टर्स का अंग नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। तो चलो, पूर्वी भारत में 7 राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। उसमें है मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। बाकी सिक्किम सेवन सिस्टर्स का अंग नहीं है। सिक्किम को 7 राज्य की बहन का दर्जा नहीं दे रखा है। चलो, अब सेवन सिस्टर्स उसका सिक्किम हिस्सा नहीं है, सेवन सिस्टर्स का हिस्सा सिक्किम नहीं है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अब सिक्किम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। सिक्किम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना
36वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये भारत का 22वां राज्य बनाया गया इसको। और सिक्किम बड़ी इलायची के लिए फेमस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन बड़ी इलायची का किया जाता है। सिक्किम राज्य को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। सिक्किम राज्य को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। बड़ी इलायची सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इस राज्य में, और फल उद्यानों का शहर भी कहते हैं। सिक्किम राज्य को फल उद्यानों का शहर भी कहते हैं। तो मैंने इतने सारे एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को नोट करते रहेंगे। और सिक्किम राज्य को 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत का 22वां राज्य बनाया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? प्यारे बच्चों, किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी को मापने के लिए एक इकाई का उपयोग किया जाता है, उसको हम टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम टेस्ला कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई टेस्ला कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर टेस्ला हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तीसरा क्वेश्चन, कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? राइट आंसर बताइए प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2013 में। प्यारे बच्चों, एक आदित्य L1 मिशन की शुरुआत 2008 में की गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको बता दूं, एक आदित्य L1 मिशन की शुरुआत 2008 में की गई थी। 2008 में की गई थी। और पहला भारत का उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट नाम से सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, और आदित्य L1 मिशन 2008 में छोड़ा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? प्यारे बच्चों, DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? चलो बताएं, कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर पिनाका एक बैरल रॉकेट सिस्टम है। क्या है?
पिनाका एक बैरल रॉकेट सिस्टम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्बटू क्या है? उम्बटू क्या है? पिछले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उम्बटू एक कंप्यूटर से संबंधित है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों, इस क्लास को बीच में मिस नहीं करना है, पूरी क्लास आपको देखनी है। देखने के बाद मुझे बताओगे कि इस क्लास में कोई कमी है या फिर कुछ भी आपको लगे, कोई भी फैक्ट में से आपको लगे कि कहीं न कहीं, मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बेहतरीन कोशिश करके अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, इस मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में धरोहरों की स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। सन 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में स्थित नहीं है। ये फतेहपुर सीकरी यूपी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़े का निर्माण फतेहपुर सीकरी यूपी में बनवाया गया था। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अलाही दरवाज़ा है, इंडिया गेट है, हुमायूं का मकबरा है और लाल किला है आदि पर्यटक स्थल दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, यूपी में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद यूपी में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ चलो कमेंट में प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस नंबूदरी। एन नंबूदरी इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से एन नंबूदरी को सम्मानित किया गया था। चलो पिछले साल का और मैं बता देता हूँ। 2018 में अंग्रेजी के लेखक
अमिताभ घोष को 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? चलो प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कोई न कोई सी शिफ्ट में ये देखने को मिल जाता है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च यात्रा शुरू की थी। वह दांडी किस राज्य की, गुजरात के किस ज़िले में स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो दांडी मार्च शुरू किया गया था कब किया गया था और कौन सी सन में किया गया था? तो मैं पहले तो ये बता देता हूँ, 12 मार्च 1930 में 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था और 5 अप्रैल 1930 को इसको पूरी की गई थी। ये 5 अप्रैल 1930 को 384 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी और उनके 78 सहयोगियों के द्वारा कंप्लीट की गई थी। 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक हाथों में लेकर इस कानून को तोड़ा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था? 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था? प्यारे बच्चों, अभी 2019 में काफ़ी सारे बैंकों को मर्ज किया गया था, तो उनमें से BOB में बैंक ऑफ बड़ौदा में किन किन बैंकों का विलय हुआ था? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक। राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इलाहाबाद, ये ऑप्शन मिस्टेक की वजह से प्रिंट हो गया। इलाहाबाद बैंक का विलय यूनियन बैंक में किया गया था और आंध्रा बैंक का विलय। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में केंद्रीय आलू शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं केंद्रीय आलू शोध संस्थान की। तो ये भारत के शिमला शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है? भारत के शिमला शहर में स्थित है। चलो कुछ और शोध संस्थान की बात कर लेते हैं। लखनऊ में बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। उसके बाद में रांची की बात करें, रांची में आपको मिल जाएगा लाख अनुसंधान संस्थान, ये आपको रांची में मिल जाएगा। चेन्नई में चमड़ा शोध संस्थान है। लखनऊ में औषधि शोध संस्थान है।
चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक में शामिल नहीं है? प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि बिम्स्टेक में कितने देश शामिल है और भारत इसमें शामिल है या नहीं है, ये चीज़ कमेंट करके मुझे आप बताओ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, भारत बिम्स्टेक में शामिल है और बिम्स्टेक में 7 देशों को शामिल किया गया है। इसमें से क्वेश्चन अपना कह रहा है कि कौन सा देश बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। तो मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बाकी देश इसमें शामिल है। तो मालदीव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे उम्मीद है कि अधिकतर सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके एक बार बताएं मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ आपको। 1967-68 में 1967 और 68 में इस क्वेश्चन की स्थापना आत्माराम पांडुरंग गोविंद रनाडे आदि लोगों ने मिलकर की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से दो देश साउथ अमेरिका के स्थलरूप देश हैं? हाँ, इनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो ये बता देता हूँ मैं। इनमें से कौन से 2 देश साउथ अमेरिका के स्थलरूप देश है? ये क्वेश्चन मैंने पिछले एग्ज़ाम एनटीपीसी की और ग्रुप डी की दी थी, उसमें मुझे देखने को मिला था, मेरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो मैं आपको बता दूँ, ये सबसे पहले तो साउथ अमेरिका के स्थलरूप देशों की बात करें तो बोलीविया सबसे बड़ा साउथ अमेरिका का स्थलरूप देश है। और 2 देशों की बात कर रहे हैं ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पराग्वे और बोलीविया इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 15 क्वेश्चन नंबर का आंसर पराग्वे और बोलीविया हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा थीम क्या रखी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा थीम क्या थी? मैं एक बात बता देता हूँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको जो दिवस है, अधिकतर दिवस के साथ साथ में उनकी थीम को भी याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है एग्ज़ाम में, उस हिसाब से थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि डेट न देकर के वो डायरेक्ट थीम पूछता है। तो साथ साथ में आप डे के दिवस के साथ साथ में उसकी थीम को भी याद करते जाएं, कहीं न कहीं आपको अधिकतर थीम देखने को मिलेगी एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा थीम जैव विविधता रखी गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैव विविधता इज राइट आंसर। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। तो 2021 के लिए मैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम बता देता हूँ, कमिट टू क्वाइट। 31 मई 2021 को जब विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था, उसकी थीम थी कमिट टू क्वाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आपको आने वाली
रेलवे की कोई सी भी एग्ज़ाम, अधिकतर सारी एग्ज़ामों में आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। चलो, इस क्वेश्चन का अधिकतर आंसर आप सबको पता भी होगा, और पता नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले नंबर पे तो सबसे अधिक में गुजरात है। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आपको मैं बता ही देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात इज राइट आंसर। लेकिन अब मुझे आप ये बताओ, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा है? तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आंध्र प्रदेश राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई 973.7 किलोमीटर है, जो दूसरे स्थान पर आता है। और गुजरात की है 1214.7 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई, जो प्रथम स्थान पर आता है। 1 मिनट में आपको दोनों की लंबाई लिखा देता हूँ। गुजरात की तो हो जाएगी 1214.7 किलोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। और आंध्र प्रदेश की भी मैं लिखा देता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश उसकी हो जाएगी 973.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है ये। तो दोनों की आप नोट कर लेना। वैसे मैंने दोनों की बता दी है। फर्स्ट नंबर पे गुजरात है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। और 18 क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन क्या है? भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ को आप मार्क कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दूंगा, आप नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लिखना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन्य 1972। ठीक है। उसके अलावा और मैं बता देता हूँ, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। इसके अलावा और बता देता हूँ मैं, जल संरक्षण और प्रदूषण, ये भी नोट कर लेना। दोनों का, जल संरक्षण और प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, ये दोनों 1974 में पारित किया गया था। 1974। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और जल एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आप नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? मतलब ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों निर्वात हो जाएगा। निर्वात में से ध्वनि गमन नहीं करती है, यानी कि निर्वात खाली जगह में से कभी भी ध्वनि गुजरती नहीं है, वहाँ से होकर उसका गमन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निर्वात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं मुझे कमेंट में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जोजिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोजिला। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, जो करेक्ट है। चलो मैं और बता देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में। बारालाचा ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, और ये लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है, लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। आप नोट कर लेना प्यारे बच्चों, मैं बताते जा रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में। नाथुला दर्रा है जो सिक्किम को जोड़ता है, नाथुला दर्रा। तो आप नोट करते जाए, मैं बता देता हूँ। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है, और नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, और जेलेपला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट बता दिए, ये वो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 1 क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जो बताएगा, सबसे पहले कौन बताता है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन से संबंधित है, रेशम उत्पादन से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको बता देता हूँ, मछली उत्पादन से पीसीकल्चर हो जाएगा। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? अंगूरों की खेती किससे संबंधित है? तो अंगूरों की खेती विटीकल्चर से संबंधित है। केंचुआ पालन की क्रिया वर्मी कल्चर से संबंधित है। शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन कार्य करना, और ये सब एपी कल्चर के अंतर्गत आते हैं। बिना मृदा रहित कृषि के अध्ययन को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान हाइड्रोपोनिक्स कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट करते जाएं साथ साथ में, जो आपसे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित गए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ पहले तो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीते थे।
महाराष्ट्र ने जीते थे और उसने 78, 77 और 101 यानी 78 गोल्ड मेडल और 77 सिल्वर मेडल और 101 कांस्य पदक, रजत पदक, ऐसे करके इन्होंने टोटल 256 मेडल प्राप्त किए थे। और 2020 में खेलो इंडिया गेम्स का जो शुभंकर था वह था जय और विजय। 2020 में खेलो इंडिया गेम्स का शुभंकर जय और विजय था। इस गेम में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने 256 पदक जीते थे, जिसमें 78 गोल्ड मेडल, 77 सिल्वर मेडल और 101 रजत मेडल जीते थे। चलो ब्रॉन्ज मेडल 101 जीते थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य क्या होता है? सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है माध्य, मेंस। किसी भी केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त अगर किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो वह माध्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, माध्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों इस क्लास को पूरी देखनी है। देखने के बाद में आप देखना कि क्वेश्चनों का लेवल क्या है, मैंने कितने अच्छे क्वेश्चन, कितने बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको सिलेक्ट किए हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब चैनल पर रोज़ के 50-50 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा जीके जीएस का। और आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहना, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है जो नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच जाए। और आपको ये पूरी क्लासें देखनी है, बीच में मिस नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है इस पूरी क्लास को और लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है इस यूट्यूब चैनल को और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछली एग्जामों में अधिकतर शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के किन दो शहरों के बीच ये पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी? तो एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप कमेंट करके बताना मुझे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ मैं। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 फरवरी 2019 को 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से दिल्ली के बीच में वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया गया था, प्रथम ट्रेन का। और इस ट्रेन को प्रेजेंट टाइम में ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं, ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? मैं बता देता हूँ, T18 यानी ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। तो ये नोट कर लेना, नाम पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चित्रकला की चित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कभी भी मिस मत करना। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। और एक्स्ट्रा फैक्ट में बता देता हूँ, राजस्थान की मांडना है, भित्ति चित्र है,
और बिहार की मैं बता देता हूँ। बिहार की है मधुबनी पेंटिंग, बिहार की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का मधुबनी पेंटिंग से इतनी बार एग्जामों में पूछा गया है ना, इतनी बार, हर एग्ज़ाम में, रेलवे की कोई सी भी एग्ज़ाम, कोई सी भी सीट में बार बार पूछे जाता है बिहार मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो आप नोट कर लेना, बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? अधिकतर ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है सारे बच्चों को आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नीलम संजीव रेड्डी वो शख्सियत थे जो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। और इनके बारे में एक खास बात मैं बता देता हूँ आपको कि ये पहले बार में चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद में जब ये दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो इनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। यानी पहला चुनाव हारने के बाद में दूसरी बार में इनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद पर ये नियुक्त किए गए थे। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। और वैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। चलो एक क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट में ये बताओ कि भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद उन्होंने राष्ट्रपति पद पर अपनी सेवाएं दी थी? कमेंट करके मुझे बताना कि वह कौन सा राष्ट्रपति है जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश होते हुए भारत के राष्ट्रपति पद की सेवाएं दी थी, मुझे कमेंट में बताना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी स्थापना देख लो एक बार। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर द हेग में स्थित है। द हेग में स्थित है। और इसमें जो सदस्य होते हैं कोर्ट में, जो वकीलों की संख्या होती है इंटरनेशनल कोर्ट में, वो 15 है। और उनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए फिक्स है। 9 वर्ष तक वो सेवाएं देते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ये, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। द हेग में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये फैक्ट आप नोट कर लेना। 15 वकील होते हैं इसमें, 9 साल का कार्यकाल होता है। ये चीज़ें आप देख लेना। गोबी का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोबी का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता दूं, गोबी का मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये चीन और मंगोलिया के बीच में आता है। चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है, जो एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने बता दिया है। एक मिनट प्यारे बच्चों। हाँ, सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी का मरुस्थल की हुई गीति एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? हाँ, एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, आपको लेखकों के बारे में, उनकी पुस्तक, उनके लेखक, ये बहुत ही अच्छे तरीके से देख के जाना है आपको एग्ज़ाम से पहले। सारे जितनी भी प्रसिद्ध पुस्तक हैं
जो भी पॉपुलर पुस्तक है उनके राइटर्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन पुस्तकों से उनके राइटर से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये चीज़ें फैक्ट आपको देख के जाना है। एक टॉपिक एक साइड आप देख लेना है, पुस्तक का नाम लिख लेना, एक साथ उस एक साइड राइटर का नाम लिख के इनको बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाना एग्ज़ाम में, बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। तो नोट कर लेना। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे कल्हण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्हण इज राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई हो जाएंगे। कालिदास की मैं बता देता हूँ राजतरंगिणी है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ऐसे करके बहुत सारी किताबें कालिदास जी ने लिखी थी। तो इन चीज़ों को आप नोट करते चलना। क्वेश्चन नंबर 30। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष हुआ था? यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताना, और मुझे बताना कि वीडियो कैसे लग रही है। और आप अपना सपोर्ट इतना सपोर्ट करना, जो मैं आगे इतना मोटिवेट करना, मुझे आने वाले टाइम में आपको जो भी वीडियो मिले वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ में, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हर एग्ज़ाम में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप पूरी एक वीडियो देखना और लाइक और शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब करते रहना यूट्यूब चैनल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलो, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1556 में। क्या हो जाएगा? 1556 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 हो जाएगा। और तृतीय भी बता देता हूँ मैं आपको। तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। मराठा और अहमद अब्दाली के बीच में तृतीय युद्ध लड़ा गए थे। तो प्यारे बच्चों, एक एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मैंने बता दिया है, तीनों को नोट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी देश हैं? प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बताने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें 5 देशों को स्थायी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। बाकी 10 देश इसमें प्रति 2/3 बहुमत से प्रति 2 साल के लिए उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। 2 साल बाद में वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 साल बाद में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर 2/3 बहुमत के हिसाब से दूसरे देशों को मौका दिया जाता है। तो 5 देश इसमें हैं। चीन है, 5 देश मैं आपको काउंट करा देता हूँ। चीन है, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। इन देशों को वीटो का अधिकार है। यानी कि ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देश हैं। कौन कौन से? एक बार फिर नोट कर लेना। फ्रांस हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया और अमेरिका हो गया। ऐसे देश करके 5 देश शामिल किए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान को इसमें शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा के अध्यक्ष की अधिकतम संख्या, लोकसभा अध्यक्ष की अधिकतम संख्या कितनी है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के अध्यक्ष की अधिकतम संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ कि अधिकतम सदस्य संख्या
552 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में देखने वाला क्वेश्चन है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी CPU। सेंट्रल CPU की फुल फॉर्म बता देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 मैं बता देता हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन, किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर मुझे फटाफट कमेंट में लिखकर भेजिए। क्या आंसर होगा इसका, कमेंट करना प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने इसकी खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने एक और चीज़ की स्थापना की थी, वो क्या है? पाहुल प्रथा। पाहुल प्रथा की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। किसकी? पाहुल प्रथा की स्थापना भी गुरु गोविंद के द्वारा की गई थी। गुरु नानक जो प्रथम गुरु थे सिखों के। ठीक है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो प्यारे बच्चे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मार्क करना और इस क्वेश्चन पे आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके मुझे एक बार बताना प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा PROM। PROM इज राइट आंसर कि कंप्यूटर में सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है PROM। PROM की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। PROM का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 36। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको लोको पायलट, टेक्नीशियन, RPF, SI कांस्टेबल और NTPC ग्रुप D हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और ये भी बताना मुझे कि वह परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा था और कहाँ उसकी स्थापना की गई थी, किसके सहयोग से स्थापना की गई थी, ये चीज़ें मुझे आप बताना। तो प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। 1969 में परमाणु ऊर्जा स्थापना की गई थी। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर था। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये USA के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? USA के सहयोग से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है प्यारे, और बताना प्यारे बच्चों, में और बता देता हूँ मैं आपको। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों। और रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था ये। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है प्यारे बच्चों। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसका आंसर आप कमेंट में बताना मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है?
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मैंने सेलेक्ट वही क्वेश्चन किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उन पे बहुत ज़बरदस्त आने की संभावना है। आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप किसी भी हालत में मिस मत करना। इनको कंटिन्यू देखते रहना, बार बार देखना। ऐसे करके इन पे मैं आपको इनसे बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपको हर वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, वो भी बेहतरीन कंटेंट के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। चलो मैं लिख देता हूँ, भागीरथी नदी पर स्थित है। प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लेना। अब बाकी के फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। शरावती परियोजना छत्तीसगढ़ में हो जाएगी, ठीक है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश में हो जाएगी, ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। ये एमपी में और राजस्थान में हो जाएगी चंबल परियोजना। तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना प्यारे बच्चों, मैंने सारे फैक्ट बता दिए हैं आपको। कोयना, हाँ एक और लिख लेना प्यारे बच्चों, कोयना ये महाराष्ट्र में हो जाएगी, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। ये तो नोट कर लेना आप। कोयना महाराष्ट्र में हो जाएगी, शरावती छत्तीसगढ़ में हो जाएगी, चंबल परियोजना राजस्थान एमपी में हो जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिए, ये नोट करते रहना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। प्यारे बच्चों, मेरी यूट्यूब पे पहली क्लास है और मैं आपसे आशा करता हूँ कि मुझे आप ये वीडियो को पूरी देखना, बीच में मिस मत करना और अपना सपोर्ट करना। आने वाले वीडियो में मैं आपको इनसे बेहतर कंटेंट के साथ में मैं वीडियो अपलोड करूं, और लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार, अपना सपोर्ट आप इस वीडियो पे अच्छे से करना, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। और कहीं भी कुछ भी कमी हो, किसी भी चीज़ की कमी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँगा और आने वाली वीडियोज़ में मैं उन पर बेहतर काम करके आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। संगीत से संबंधित ग्रैमी अवार्ड, कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ग्रैमी अवार्ड हो जाएगा, जो केवल और केवल संगीत से संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड। ऑस्कर की स्थापना 1901 में। कांस फिल्म से संबंधित है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करना, अगर आपको आता है तो बताना मुझे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नारोजी, जो वयोवृद्ध के नाम से भी मशहूर है, ये प्रसिद्ध है। और ये लंदन ऑफ हाउस का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने 2 बार चुनाव जीता था। तो इन्होंने 1867 और 68 में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया गया था। उस टाइम पे इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी।
1867-68 में इन्होंने जब राष्ट्रीय आय की गणना की तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। तो ये नोट कर लेना आप एक्स्ट्रा फैक्ट में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का चमकता भाग क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ भाग क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? पहले तो मुझे ये बताओ, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था और किस राज्य में हुआ था? ठीक है, तो मोपला विद्रोह किस वर्ष में हुआ था प्यारे बच्चों, और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे बच्चों ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बार तो ये मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। ठीक है, केरल में, और इसका नेता का नाम था गोमधन कंवर, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और इसका राइट आंसर बता देता हूँ प्यारे बच्चों, 1921-22 में ये मालाबार केरल में हुआ था। तो इसका मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए हैं, ये आप नोट कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल थी? सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल थी? यह एक यूरोपीय संघ की पहल थी। सबसे पहले तो यूरोपीय संघ की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हाँ, येन किस देश की मुद्रा है? तो प्यारे बच्चों एक बार आप सारे देशों की मुद्रा और उनकी कंट्रीज़ के बारे में ज़रूर, जो भी कैपिटल्स है प्रत्येक देश की, वो आप एक बार अच्छे देशों की मोस्ट देशों की आप उनकी कैपिटल और करेंसी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये 1-2-4 क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको देख के जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ मैं आपको, येन किस देश की है? जापान की मुद्रा। ठीक है प्यारे बच्चों, मालदीव की क्या है? तो मैं बता देता हूँ, मालदीव की आ जाएगी रुपया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप नोट कर लेना, रुपया हो जाएगी। साउथ कोरिया की प्यारे बच्चों एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, साउथ कोरिया की क्या है? साउथ कोरिया की क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? साउथ कोरिया की क्या है प्यारे बच्चों, बताओ एक बार कमेंट करके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको आप ध्यान से पढ़ के जाना और अच्छे से याद करके जाना। तो साउथ कोरिया की बता देता हूँ, मुद्रा का नाम है वॉन। क्या है प्यारे बच्चों? वॉन। ठीक है प्यारे बच्चों, वैसे ही बता देता हूँ, भूटान की मुद्रा का नाम न्यू गुल्ट्रम है और मलेशिया की मुद्रा का नाम रिंगिट है। तो ऐसे करके आप देखते जाना प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार एग्ज़ाम में। आप किस देश ने, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ प्यारे बच्चों, क्या है आप आंसर बताना कमेंट में। किस देश ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था? यानी कि किस देश ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया है पूरे विश्व में? वो एक ऐसा देश है जिसने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये बताना, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आता रहता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब की गई थी प्यारे बच्चों? 1930 में इस क्वेश्चन की शुरुआत की गई थी। इस गेम्स की शुरुआत की गई थी। ऐसे करके आप नोट करते रहना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। और साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी प्यारे बच्चों? तो मैं इसकी स्थापना भी बता देता हूँ आपको, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे करके आप इसको नोट कर लेना, इसकी स्थापना का भी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताना क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूँ वैसे आपको। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सिराजुद्दौला, जिसने रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। और ये सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था प्यारे बच्चों। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था प्यारे बच्चों? ये कमेंट करके बताना। तो ये 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे 2019 में रॉबर्ट बी विल्सन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों 2020 में एक क्वेश्चन बताना मुझे, आंसर बताना मुझे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया था? साहित्य का। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस गल्लुक ये लिख लेना प्यारे बच्चों, लुईस गल्लुक को दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और शांति का नोबेल पुरस्कार प्यारे बच्चों, तो शांति का नोबेल पुरस्कार था वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन संगठन। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे करके आप ये सारे फैक्ट नोट कर लेना, आने वाले टाइम में आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार क्वेश्चन सुन लो। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वाइसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है ना, जो ये ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ये नहीं है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया था, ये नहीं है। तो अब आंसर बताइए मुझे कमेंट में, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी तो नहीं है आंसर, ये तो रॉन्ग है। इसकी जगह दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। अप्रैल 1919 को 1919 में हुआ था ये। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वाइसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। प्यारे बच्चों इसमें दो घटनाएं और होती वो भी बता देता हूँ। एक तो खिलाफत आंदोलन
खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा चलाया गया था। तो ये दोनों आंदोलन इसी वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा फैक्ट में आप नोट करते जाना। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 48 प्यारे बच्चों, 2020 में किस फिल्म को फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? हाँ, अब बताओ, 3 ऑप्शन दे रखे हैं प्यारे बच्चों। सॉरी। अब बताइए प्यारे बच्चों, अब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? और मिस प्रिंट हो गई थी थोड़ी सी, इस वजह से सॉरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गली बॉय। 2020 में फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गली बॉय को दिया गया था, और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी इसी फिल्म के निर्देशक को दिया गया था। गली बॉय के निर्देशक को इस पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया था प्यारे बच्चों। 2021 में किसको मिला था? कमेंट करके बताना मुझे एक बार। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताओ। NNP नेशनल नेट प्रोडक्ट यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? प्यारे बच्चों, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए आपको GNP ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट्स में से आपको डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लास्ट एंड क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद में आप मुझे कमेंट करना, इस वीडियो को पूरी देखना, बीच में मिस मत करना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए सारी जितनी भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं उतनी एग्ज़ामों में मैं ये 50 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को लगातार देखना, बार बार देखना, और इसको शेयर करना। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते प्यारे बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, फुल फॉर्म से भी आपके एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप फुल फॉर्म पे भी अपनी पकड़ बनाना और इनको तैयार करते जाना साथ साथ में। तो और वैसे मैं हर एग्ज़ाम में एक दो फुल फॉर्म की वीडियो क्वेश्चन भी मैं डालता रहूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैंने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्ट किए हैं आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के आधार पर और आने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर। तो ये वीडियो को आप मिस मत करना, और ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो थी, तो इसको आप बहुत सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट में बताना। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। दूसरी चीज़, आप एक कमेंट में मुझे ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे और कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, मैथ या रीजनिंग, GK GS
मैं जीके जीएस किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, चारों सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है। तो इनमें से आपको कौन सी सब्जेक्ट के बारे में आपको चाहिए वो कमेंट करके मुझे बताना, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी और लोको पायलट टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई के लिए 10,000 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जीके जीएस के फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और उसके साथ साथ में मैं साइंस के अलग से हैं, और मैथ के अलग से हैं, और रीजनिंग के अलग से हैं। तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना, ठीक है। चलते हैं प्यारे बच्चों, ये वीडियो को मैं, ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना, तैयारी करते रहना, मेहनत अच्छे से। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है प्यारे बच्चों।